अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द साइकोलॉजी लेक्चर्स। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अभी जल्दी से सब्सक्राइब करके आएँ और तस्वीर से अंदाज़ा लगाएं कि आज हम लोग कौन सा डिसऑर्डर कर रहे हैं। आज हम लोग कर रहे हैं ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स। ऑब्सेसिव कंपल्सिव के साथ जो से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं वो हैं बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, हॉर्टिंग डिसऑर्डर, ट्रिकोटिलोमैनिया और एक्सकोरिएशन। एक्सकोरिएशन के अलावा अगर हम देखें नहीं है कोई। अच्छा, जो से स्किन पिकिंग है वो एक्सकोरिएशन की एग्जांपल है। ट्रिकोटिलोमैनिया जो सी है वो हेयर पुलिंग डिसऑर्डर की एग्जांपल है। होर्डिंग डिसऑर्डर होते पुरानी से पुरानी चीज़ें इकट्ठी करी जाना, ठीक है। और 3 मतलब कि अगर आपका रूम जोन है वो 9 इंच का है, वैसे तो 9 फुट के होते हैं, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल वैसे मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, वो 9 है उसका फिगर। और 9 फिगर में से 6 फिगर में अगर आपका रद्दी का सामान हो जमा किया हुआ और सिर्फ 3 जो सा थर्ड पोर्शन है, थर्ड पार्ट है, वो ही आपका क्लीन है, इट्स मीन कि आपको होर्डिंग डिसऑर्डर है या उस बंदे को होर्डिंग डिसऑर्डर है, ठीक है। और बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर जैसे कि नेम ही सजेस्ट कर रहा है और बाकी भी सारे नेम सजेस्ट कर रहे थे, इसलिए से मैंने होर्डिंग डिसऑर्डर को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दिया। ओसीडी तो काफ़ी मशहूर है, बहुत मारूफ है और काफ़ी ब्रॉड है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ क्राइटेरिया, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे ओसीडी का, और इंशाल्लाह किसी दूसरी वीडियो में हम लोग ओसीडी की मैं सारी एग्जांपल्स बताऊंगी कि ओवर्ट ओसीडी क्या होती है, कॉवर्ट ओसीडी क्या होती है, ओसीडी की थीम्स क्या होती हैं, अगर रिलीजियस थीम्स हो सकती, कंटामिनेटेड हो सकती हैं, और विद कंप्लाइंस और विद अवॉइडेंस ओसीडी क्या होती है, ऑब्सेसिव फोबियाज क्या होते हैं, और ये सब कुछ ना इसमें काफ़ी टर्म्स जो सी हैं वो इस्तेमाल होती हैं जो असेसमेंट और एक्सेस करते हुए हम यूज़ करते हैं, एक्सेस करने के बाद। और डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया तो खैर से डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ही है। और डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जो है वो सबसे पहले ये कहते हैं कि अगर आप में ऑब्सेशंस और कंपल्शंस होने चाहिए। ऑब्सेशंस को डिफाइन जो है वो 2 तरह कर रहा है, 2 तरीक़ों में कर रहा है। नंबर 1 में वो कह रहा है कि बार बार आपको कोई अर्ज आ रही है, कोई थॉट आ रही है, कोई इमेज आ रही है, ठीक है, आप बार बार उस थॉट इमेज को एक्सपीरियंस कर रहे हो और वो आपको डिस्टर्बेंस भी कॉज कर रही है। इंट्रूसिव के आके डाका डालती हैं, वो एक ख्याल डाका डाल देती हैं आपके, लाइक गन पॉइंट, वो एक ख्याल जो गन पॉइंट पे आपको खड़ा करके के और गन पॉइंट पे जैसे इंसान की को बेचैनी और कुछ घबराहट होती है, कुछ समझ नहीं आ रहा होता, वैसे ही उसको एंजाइटी शुरू हो जाती है। वो ख्याल उसका गन पॉइंट होता है और उसको एंजाइटी शुरू हो जाती है। उस एंजाइटी में फिर वो मखसूस अमल करता है। एक एग्जाम्पल है, फैंटेस्टिक एग्जाम्पल। असल में ऐसा नहीं होता, असल में तो एटियोलॉजी आपने देखी होगी और मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझा भी दूँगी। अच्छा, उसके बाद फिर है कि अब वो ख्याल तो उनसे वो अनवांटेड भी है, डिस्टर्बेंस भी कॉज कर रहा है और इंट्रूसिव भी है। वो इतना बेचैन कर रही है, वो ख्याल, वो इमेज, वो अर्ज, वो ख्वाहिश इतना बेचैन कर रही है कि अब आप एंजाइटी और डिस्ट्रेस फील कर रहे हो। और सेकंड एग्जांपल जो उनसे ऑब्सेशन की वो ये दी हुई है कि एक ख्याल है, उसको आप इग्नोर कर रहे हो, उस चीज़ को आप सप्रेस कर रहे हो, किसी दूसरे ख्याल, किसी दूसरी चीज़ के साथ, किसी दूसरे एक्शन के साथ उसको आप न्यूट्रलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हो। और ये न्यूट्रलाइजेशन और एक चीज़ या एक मखसूस अमल को ख़त्म, एक मखसूस सोच को सेटिस्फाई करने के लिए, इस बेचैनी को ख़त्म करने के लिए जो हम एक ही मखसूस अमल बार बार करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रिचुअल्स भी कह सकते हैं। अब हम कंपल्शंस देखते हैं। कंपल्शंस भी इन लोगों ने 2 डेफिनेशंस में डिफाइन की हुई हैं। नंबर 1 में उसने रिपीटेटिव बिहेवियर्स की बात की है कि एक रिपीटेटिव बिहेवियर्स जो कि इंडिविजुअल परफॉर्म करता है इन रिस्पॉन्स टू द ऑब्सेशंस, ठीक है। वो अब वो जो सा रिपीटेटिव बिहेवियर है जो ऑब्सेशंस के तौर पे वो कर रहा है, वो कोई रूल, उसके खुद के रिजिडली अप्लाइड रूल्स होते हैं, जिनने कुछ अपने खुद के असूल बना लिए होते हैं, जिनको वो लोग अपने आप पे रिजिडली अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। और नंबर 2 जो सी है बिहेवियर्स एंड और मेंटल एक्ट्स जो से होते हैं वो एम्ड एट प्रिवेंटिंग और रिड्यूसिंग एंजाइटी डिस्ट्रेस, कि वो लोग फोकस कर रहे हैं उस ख्याल पे और उस ख्याल की एंजाइटी और डिस्ट्रेस पे, इस पे फोकस करते हैं। इन 2 के बीच जो कंपल्शन आता है ना, वो उन लोगों के लिए रेनफोर्सर बन जाता है और फिर इस तरह इन तीनों के आपस में एसोसिएशन हो जाती है, एक विशेष साइकिल से शुरू हो जाता है। उस साइकिल के दरमियान इंसान फंस के रह जाता है और इस साइकिल को ब्रेक करना ही हमारा फर्स्ट गोल होता है। उसके बाद फिर अगर हम सेकंड में भी, वैसे तो हो गया, हाँ, सेकंड यही है कि वो एक बिहेवियर और वो एक मेंटल एक्ट जो कि हम करते हैं ताकि हम एंजाइटी और डिस्ट्रेस महसूस ना हो,
और उस प्रिवेंटिंग सम ड्रीड इवेंट सिचुएशंस, ये भी हो सकता है कि हम कोई इवेंट या कोई सिचुएशन या कोई मखसूस सोच को अवॉइड कर रहे हैं और उसके लिए जो हम बिहेवियर कर रहे हैं वो अनरियलिस्टिक है, वो जस्टिफाइबल नहीं है वो हमारा बिहेवियर ना। तो उस और ये काफ़ी क्लियरली एक्सेसिव हो जाए अगर हमारा न्यूट्रलाइज करना चीज़ों को या प्रिवेंट करना, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये ओसीडी के एक्ट में आ जाता है। अब जो से छोटे मतलब कि यंग बच्चे वगैरह होते हैं ना, लाइक ये स्कूल गोइंग्स में मतलब टीनेजेस में और एडोलसेंस में ज़्यादा पाया जाता है इस ओसीडी। तो उन लोगों के लिए कोई एम्स ऑफ बिहेवियर और मेंटल एक्ट आर्टिकुलेट नहीं होते। उसके बाद अगर हम बी देखें तो बी यही है कि ये ऑब्सेशंस या फिर कंपल्शंस काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होते हैं कि 1 घंटा एक दिन में इनमें जाता है, और क्लिनिकली अगर वो टाइम क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस कोज करना शुरू कर दे, इम्पेयरमेंट कोज करना शुरू कर दे, तो सोशल, ऑक्यूपेशनल और दूसरे फंक्शनिंग एरियाज़ को डिस्टर्ब करना शुरू कर दे, तो हम डायग्नोस करते हैं। ये भी मैं अक्सर ही बात रिपीट करती हूँ, और वैसे भी ये बात हर जगह ही रिपीट होती है कि जब भी कोई मसला हमारी रियल लाइफ फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करता है तो वो मसला है ओसीडी जो सी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव सिम्टम्स जो से होते हैं वो किसी दूसरी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स या किसी दूसरी मेडिकल कंडीशन की वजह से ना हो। लाइक के कहते हैं सेरोटोनिन लेवल एक्सीड कर जाता है इन ओसीडी, तो अब कोई ऐसी मेडिकेशन वो ना ले रहा हो जिसकी वजह से खदशा हो कि सेरोटोनिन लेवल एक्सीड कर गया है, ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंशियल होगा। उसके बाद हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस देख लेते हैं मज़ीद, जो कि है कि ये ओसीडी के इन सिम्टम्स को कोई दूसरा मेडिकल जो सा डिसऑर्डर है वो डिफाइन ना कर रहा हो, और उसकी ओसीडी जो सी हो वो एक्सेसिव वरिंग ना हो अबाउट डिफरेंट थिंग्स। तो वो अगर एक्सेसिव वरिंग होंगी डिफरेंट थिंग्स के बारे में तो वो क्या हो जाएगा, वो जनरलाइज एंजाइटी हो जाएगा। अगर वो अपनी अपीयरेंसेस को लेके शक में है, शुबहात में है और प्रीऑक्युपाइड है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर हो जाएगा। अगर वो बंदा डिस्कार्डिंग और पार्टिंग पोसेशंस को भी संभाल के रख रहा है कि खुद के रहने की जगह नहीं है लेकिन उनको रखना है, तो वो क्या हो जाएगा, होर्डिंग डिसऑर्डर। अगर एक बंदा एक एंजाइटी में, किसी परेशानी में, किसी ट्रॉमा में, किसी अर्ज की वजह से अपने बाल खींचना शुरू हो गया है, तो वो क्या है, वो है ट्रिकोटोलोमैनिया, ठीक है, ट्राइकोटोलोमैनिया। उसके अलावा अगर वो अपनी स्किन्स में चुंडियाँ काटना शुरू कर दी हैं तो वो क्या हो जाएगा, एक्सकोरिएशन, ठीक है, स्किन पिकिंग डिसऑर्डर। और स्टीरियोटाइप्स भी हमने डिस्कस कर ली, स्टीरियोटिपिक मूवमेंट डिसऑर्डर भी हम देख लेंगे। रिचुअलाइज ईटिंग बिहेवियर तो नहीं है, स्टीरियोटिपिकल मूवमेंट डिसऑर्डर, रिचुअलाइज्ड ईटिंग डिसऑर्डर एज इन ईटिंग डिसऑर्डर्स, जैसे कि ईटिंग डिसऑर्डर्स में, और रिपीटेटिव पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, और वही जैसे कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में होते हैं, तो हमने ऑटिज्म को भी एएसडी को भी डिफ्रेंशिएट करना है फॉर श्योर। अब हम स्पेसिफायर्स देखते हैं। अब हम ओसीडी को स्पेसिफाई करते हैं विद गुड और फेयर इंसाइट, कि उस इंसान को पता है कि उसके साथ क्या मसला है और ये ओसीडी एक मसला है और इसको कैसे हल किया जा सकता है, ये असल में है उसको कि नहीं है। और एक दूसरा पुअर इंसाइट, द इंडिविजुअल थिंक्स ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिलीव्स आर प्रोबेबली ट्रू, वो सोचते हैं कि ये जो उनके साथ ये बिलीव्स और ये सब कुछ हैं ये ट्रू हैं, तो ये भी एक स्पेसिफायर है। फिर विद एब्सेंट इंसाइट, डिल्यूजनल बिलीव्स, कि इंसान को ये नहीं पता कि ये जो उनसे हैं ये कम्प्लीटली ट्रू नहीं है, वो कम्प्लीटली कन्विंस्ड है कि हाँ ये सारे वहमात या ये सारे गमान जो मुझे हो रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि डिल्यूजनल है, एब्सेंस ऑफ इंसाइट है। और ऊपर हमने पुअर इंसाइट की बात की थी कि इंसान को पता है कि उसको ओसीडी है, लेकिन वो ये कह रहा है कि ओसीडी में जो मैं सोच रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक सोच रहा हूँ। फिर टिक रिलेटेड है, टिक रिलेटेड में जैसे कि टिक डिसऑर्डर, मतलब कि अगर पास्ट में उसकी टिक डिसऑर्डर आए, उसमें पास्ट में कभी भी उसको टिक डिसऑर्डर आए तो फिर क्या है, फिर वो टिक रिलेटेड हो जाएगा। उसके बाद हम प्रिवलेंस देख लेते हैं, फिर हम ये वीडियो एंड करते हैं। और इसके लिए डिफरेंशियल डायग्नोसिस की एक सेपरेट वीडियो जिसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस और फैक्टर्स हो जाएंगे, और ओसीडी के जैसे सारी टाइप्स, थीम्स और ये सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए एक अलग वीडियो, मतलब 2 पार्ट्स और बन जाएंगे इसके। खैर अब प्रिवलेंस देख लेते हैं। इसकी 12 मंथ प्रिवलेंस है ओसीडी की यूएस में 1.5%, और इंटरनेशनल प्रिवलेंस जो सी एस की 1.1% टू 1.8%। और ये
वुमेंस को, औरतों को ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है दैन मेल्स इन अडल्टहुड में, और चाइल्डहुड में लड़के ज़्यादा हैं औरतों से, ठीक है। उसके अलावा हम रिस्क और प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स, जैसे कि मैंने कहा, ये नेक्स्ट वीडियो में होंगे, और डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी नेक्स्ट वीडियो में होगा, और एक सेपरेट वीडियो भी बनेगी। अब आपने क्या करना है, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अगर आपको वो वीडियोस भी चाहिए तो अपने बेल आइकन को प्रेस कर देना है। अल्लाह हाफिज़।